हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, सबसे बड़ा वॉर देखने को मिला है रिसेंटली, यानी जहाँ पर गाज़ा, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक वॉर चल रहा है। यानी वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना लाइवलीहुड खो दिया, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं। दोस्तों, इजराइल की जो आर्मी है उसका कहना है कि गाज़ा की तरफ से 3000 रॉकेट छोड़े गए थे इजराइल के ऊपर, बदले में यानी रेस्पॉन्स में इजराइल ने भी कुछ रॉकेट उसके ऊपर छोड़े गए हैं। यानी दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं बाकी बची है। और दोस्तों, ये गाज़ा का जो गुस्सा बताया जा रहा है ना 3000 रॉकेट का, इसके पीछे एक रीज़न भी बन रहा है दोस्तों। यानी 2014 में एक 7 वीक वॉर हुआ था जिसके अंदर गाज़ा के 2000 लोगों को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया था इसराइल ने। तो दोस्तों, ये जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं वहाँ से भी देखने को मिल रहा है कि गाज़ा ने जो इतनी लंबी छोड़ी है रॉकेट छोड़ दिए गए हैं इसराइल के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ से देखना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। यानी दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना पड़ेगा, यानी आज से 3000 साल पुरानी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, यानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड फिलिस्तीन। दोस्तों, इसको एंशिएंट में समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जहाँ पर आज इजराइल है, यहीं पर इजराइलेट किंगडम हुआ करता था। यानी इसके जो किंग थे वो किंग सोलेमन थे। उन्होंने ही 957 बीसी में इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले टेम्पल बनवाया था, यानी जिसको आज ज्वीज़ लोग टेम्पल माउंट कहते हैं, मुस्लिम लोग हरम शरीफ कहते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही रिलीजन के लोग जाया करते थे, पूजा किया करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। दोस्तों, होता क्या है, तब से 350 साल के बाद यानी बेबीलोन के किंग होते हैं जिसको नेबूचद्रेजर सेकंड कहा जाता है, उन्होंने 587 और 86 बीसी में इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दोस्तों, यहीं से वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी अब ज्वीज़ लोग कहते हैं ये लैंड तो हमारी है, मुस्लिम लोग कहते हैं ये लैंड हमारी है, यानी दोनों ने ही यहाँ पर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों, यहीं से वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, पूरी लंबी चौड़ी हिस्ट्री पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा शॉर्ट हिस्ट्री के अंदर, यानी आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकोगे। यानी दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा अब हिस्ट्री आज से लेकर आज से 100 साल पहले हिस्ट्री में अगर बात करें तो आपको इजीली सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अब देख लेते हैं 100 ईयर्स का जो इशू था, अब वो देख लेते हैं। यानी दोस्तों, मैं अब समझाना चाहूँगा आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले की बात करूँ तो एक ओटोमन अम्पायर था। यानी ये जितनी भी टेरिटरी थी, एक ह्यूज टेरिटरी आती थी कंट्रोल में ओटोमन अम्पायर के। ओटोमन अम्पायर की अगर बात करूँ तो प्रेजेंट का टर्की है दोस्तों, यानी नॉर्थ ऑफ अफ्रीका से लेके सऊदी अरबिया, इजराइल वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ आती थी, ओटोमन अम्पायर के कंट्रोल में। दोस्तों, होता क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में ये सारी टेरिटरी जो होती है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाती है। यानी एक छोटा सा पार्ट बचता है ओटोमन अम्पायर का, यानी इजराइल वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो दोस्तों, अब वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ दोस्तों, जर्मनी और यूरोप या फिर यहाँ पे हॉलोकॉस्ट भी देखने को मिला था, हॉलोकॉस्ट भी देखने को मिला था। यानी जहाँ पर भी ज्यूज़ को देखा जा रहा था वहीं पर उनको मारा जा रहा था। यानी ज्यूज़ की अगर बात करूँ तो ज्यूज़ को हिटलर ने गैस चैम्बर तक के अंदर डाला गया था। तो दोस्तों, क्या था, अब लोग वहाँ से प्लान करने लगे और इसराइल की साइड बढ़ने लगे। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या थी, ज्यूज़ माइनॉरिटी में थे और मुस्लिम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में थे। अब दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में यहाँ पर उनकी मेजॉरिटी बढ़ने लगी, यानी माइनॉरिटी से हम मेजॉरिटी में जाने लगे। अब दोस्तों, जब ऐसा होने लगा तो दोनों के बीच में वॉयलेंस बढ़ने लगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके कंट्रोल से बाहर था ये मैटर। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि कभी इन चीज़ों को सुलझाया जा सके। क्योंकि आज इंडिया में देख सकते हो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो बिगाड़ करके गए हैं और आज भी वो बिगड़ी हुई है। यानी उन लोगों ने चाहा ही नहीं कभी कि इन सारी चीज़ों को संभाला जा सके। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के चलते यहाँ पे एक UN प्लान लाया गया 1947 में, यानी जिसमें कहा गया कि इस टेरिटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, कुछ ज्यूज़ को दे दिया जाए, कुछ फिलिस्तीन्स को दे दी जाए। तो दोस्तों, होता क्या है, ज्यूज़ को जितनी टेरिटरी मिली वो कुछ भी ना बोले, बट जो फिलिस्तीन से वो और बिगड़ गए। दोस्तों, इस प्लान में ही बात की गई थी कि यानी जो जेरूसलम जो सिटी है इसको ही इंटरनेशनल सिटी बनाया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स जो थे पूरा कंट्रोल करने से फेल होते चले गए, अब वो भी निकलने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगा इसराइल। दोस्तों, होता क्या है, नेक्स्ट ईयर यानी 1948 में अब जितनी भी अरेबिक कंट्री थी आसपास की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनियन, यानी जितनी सारी कंट्री थी, इन लोगों ने मिलकर के इसराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों, होता क्या है, इस अटैक के 1 महीने बाद दोस्तों इसराइल की मिलिट्री इतनी अच्छी तरीके से उठ के आई कि इन सारी कंट्रीज़ को पीछे भगा दिया। और यानी अब देख सकते थे, यानी जितने टेरिटरी इसराइल को मिलनी थी उससे ज़्यादा टेरिटरी उसको मिल गई।
यानी अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन सिमट करके रह गया। गाज़ा किसके अंडर में चला गया, इजिप्ट के, और जो यहाँ फिलिस्तीन थी ये जॉर्डन के अंडर में चला गया। दोस्तों इस तरीके से ये सिमटने लगा। अब नेक्स्ट होता क्या है, और दोस्तों इस 1948 की वॉर को ही फर्स्ट अरब वॉर भी माना जाता है, या फिर इसको अल नकब भी बोला जाता है। दोस्तों इसी वॉर के अंदर जो 7 लाख पीपल थे फिलिस्तीन के, वो यहाँ पर शरणार्थी बन करके रह गए। यानी जब लोगों को पीछे हटा दिया गया, उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया गया इजराइल के द्वारा। बट दोस्तों अगर मैं बात करूँ 1948 की ही, दोस्तों वहाँ पर अगर परसेंटेज में आप लोगों को बताना चाहूँ, 55% लैंड मिलनी थी इजराइल को, और वहीं से ही 45% मिलनी थी लैंड वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन को। बाकी का जो रेस्ट पार्ट था वो गाज़ा को मिलना था उतना। बट दोस्तों होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग जब वहाँ पे एक वॉर होगी, तो वॉर के अकॉर्डिंग अब ये जो पूरा का पूरा एरिया था, ये सारा का सारा इजराइल के अंडर में आ गया, और इस तरीके से यहाँ पे इजराइल का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों इजराइल तो बन गया, लेकिन यहाँ पे पीस फिर भी वही रहा है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ब्लडी हिस्ट्री है ये, यानी इसके अंदर बार बार वॉर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अब यहीं पर होता है 1967 का वॉर, यानी जिसको 6 डे वॉर कहते हैं। और दोस्तों इसी वॉर के अंदर काफ़ी सारी टेरिटरी को इसने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया, यानी इसने कुछ पार्ट इजिप्ट का, और इस पर तो पूरा ही कंट्रोल कर लिया था इसने। दोस्तों ये जो जेरूसलम था इसको पूरा कंट्रोल कर लिया, गाज़ा वगैरह ये सब चीज़ें इसके कंट्रोल में आ गई। दोस्तों होता क्या है, ये जो जेरूसलम का ईस्टर्न पार्ट था, जो पहले फिलिस्तीन के पास ही था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल ने मुस्लिम लोगों को ही दे दिया था, यानी जॉर्डन को दे दिया था इसका, कि वही इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। और जो इजिप्ट का पार्ट था बाकी बाद में उसको वो भी वापस कर दिया था इजराइल। यानी दोस्तों जितना भी ओवरऑल यहाँ पे चेंज देखने को मिला वो 1967 से देखने को मिला, यानी जिसने सारी चीज़ें चेंज करके रख दी। यानी जो गाज़ा इजिप्ट के कंट्रोल में था, इसने पूरे इजिप्ट के आधी टेरिटरी को ही कंट्रोल में कर लिया था। यानी जो चीज़ें जॉर्डन के कंट्रोल में थी वो चीज़ें जॉर्डन से छीन के अपने कंट्रोल में कर ली। यानी इसने पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया यहाँ से इजराइल ने, और दोस्तों यहीं से एक पावरफुल कंट्री बन के सामने आई है। और दोस्तों लोगों का मानना यही है कि यहाँ पे 2 थ्योरीज होनी चाहिए, यानी जिससे फिलिस्तीन को भी रिकॉग्नाइजेशन किया जा सके और इजराइल को भी किया जा सके। और दोस्तों बट इजराइल चाहता नहीं है ये कि इसको रिकॉग्नाइजेशन मिले, यानी बाहर की कंट्रियों में इसको पहचान मिले। तो दोस्तों इसको बहुत सारी कंट्रीज सपोर्ट भी नहीं करती है। हमारी इंडिया है, उसके साथ में थोड़ा ट्रेड भी कर लेती है, बट जैसे यूएसए वगैरह की बात करूँ तो उसके साथ में कोई खास ट्रेड वगैरह नहीं करती। तो दोस्तों इस तरीके की ये सारी हिस्ट्री थी। आई होप आपको समझा पाया होगा मैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर वीडियो पाने के लिए। यार आप अगर चाहते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करना तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए और एजुकेशनल बेटर वीडियोस बना सकूं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।